हेलो नमस्कार सभी को। तो देखो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसा पार्ट जो कुछ जगह पढ़ाया जाता है आपको वर्क पावर एनर्जी वाले के साथ और कुछ जगह आपको पढ़ाया जाता है ये कहां पे सेंटर ऑफ मास के साथ। तो इस पार्ट का नाम है एक तो आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और दूसरा है कोलिजन। हम क्या कर रहे हैं आपके लिए इसको अलग से प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर रहे हैं। तो चाहे जहां भी पढ़ाया जाए हम क्या करेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर अपन बात करने वाले हैं। अब अपने 3 या 4 लेक्चर जो भी बनेंगे उसके अंदर हम बात करेंगे एक तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की और दूसरा बात करेंगे कोलिजन की। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। किसकी बात करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से इक्वेशन किस तरीके से रिलेटेड होते हैं। तो देखो यहां पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करें तो यहां पे अब हम कहेंगे कि एक तो होती है सिंगल पार्टिकल की बात और एक होती है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। मेरी बात सुना अच्छे से कि या तो हम एक सिंगल पार्टिकल की बात करते हैं या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो पहले हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है इसको डिस्कस करते हैं फॉर सिंगल पार्टिकल। किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर ए सिंगल पार्टिकल। तो ऐसे समझो कि अगर मान लो एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का मास कितना है m है और इसकी वेलोसिटी कितना है v है। तो आप क्या कहते हो, इस पार्टिकल का मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हो, इस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम डिफाइन करते हो, मोमेंटम डिफाइन करते हो P इक्वल टू mv से। उसके मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास उस पार्टिकल का क्या आ जाता है, लीनियर मोमेंटम आ जाता है। और लीनियर मोमेंटम आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है। ये आप लोगों को पता है। अब न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम टाइम के साथ क्या हो, चेंज हो, इसका मतलब उस पर जरूर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। जरूर क्या लग रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। क्योंकि देखो इंटरनल का तो नेट हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ से हम क्या कहते हैं कि एफ नेट एक्सटर्नल ये क्या होता है, dp बाय dt होता है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारा होता है न्यूटन सेकंड लॉ। अब ये सोचो अगर इस पार्टिकल पे नेट एक्सटर्नल फोर्स है, अगर इस पार्टिकल पे नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है, 0। वो कितना है, 0। तो इसका मतलब अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 कर दिया तो dt आपका 0 से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब dp है वो कितना गया, 0। dp मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना है, 0। मतलब लीनियर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। जो लीनियर मोमेंटम आपका पहले है वही लीनियर मोमेंटम बाद में है, या हर टाइम आपका लीनियर मोमेंटम वो का वही है। मतलब ये रहा कि अगर किसी पार्टिकल पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 रहता है, अगर किसी पार्टिकल पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या रहता है, 0 रहता है, तो उसका लीनियर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं होता। हर टाइम उसका लीनियर मोमेंटम, इंडिविजुअल पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो उसका लीनियर मोमेंटम उसकी मास और वेलोसिटी का मल्टीपल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब मास वैसे ही कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड भी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर स्पीड भी कांस्टेंट है तो बताओ काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हम क्या कहते हैं, जब इंडिविजुअल पार्टिकल की बात होती है तो हम कहते हैं इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज 0, if net external force on a particle is 0, then linear momentum of particle is constant and its kinetic energy will also be constant। its kinetic energy क्यों constant है,
क्योंकि आपने कहा इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसका लीनियर मोमेंटम mv कांस्टेंट है, तो मास वैसे कांस्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी हर टाइम क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये हमने बात की किसके लिए, के सिंगल पार्टिकल के लिए। लेकिन देखो ऐसा भी हो सकता है कि केवल अकेला पार्टिकल ना हो, आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल है, उस सिस्टम के अंदर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल है। तो मैंने कहा अगर बहुत सारे पार्टिकल है तो इस सिस्टम का अगर मुझे लीनियर मोमेंटम लिखना है, इस सिस्टम का अगर मुझे लीनियर मोमेंटम लिखना है तो मैं कहूंगा यार कि यहां पे ये जो लीनियर मोमेंटम आपका ये मोमेंटम है, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं हर पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा और उन सबको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। जैसे मैंने कहा बताओ पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या बनेगा, तो आप कहोगे मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, तो आप कहोगे m1 इंटू v1 बनेगा। इसी तरीके से दूसरे पार्टिकल के लिए आप कहोगे कि वेक्टर फॉर्म में ये लिख दो m2 इंटू v2, तीसरे के लिए m3 इंटू v3। इन सब को वेक्टर फॉर्म में लिख के सबका वेक्टर सम कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम बन जाएगा। क्या कहेंगे, ये पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम बन जाएगा। अगर इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, ठीक है, तो मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ mv स्क्वायर, सबके हाफ mv स्क्वायर को क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। दूसरा काइनेटिक एनर्जी लिखने का तरीका, तो देखो हमने क्या कहा पीछे वाले में, देखो कि यहां पर मैं क्या कहता हूं, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है बताओ पार्टिकल के लिए, तो रिलेशन होता है किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं p स्क्वायर बाय 2m, उसका मोमेंटम मास पता है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं p स्क्वायर बाय 2m। तो मैंने कहा यहां पे देखो कि काइनेटिक एनर्जी का एक तो अपना फॉर्मेट है ही, दूसरा ये भी है कि अगर उनकी मोमेंटम पता है तो हम p1 का स्क्वायर बाय 2m1, p2 का स्क्वायर बाय 2m2 डॉट डॉट जितने हैं उन सबके लिए काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो सबकी वैल्यूज को क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। किसकी बात करते हैं, न्यूटन से सेकंड लॉ की। तो ये मुझे बताओ कि न्यूटन सेकंड लॉ कहता है एफ एक्सटर्नल नेट इज इक्वल टू क्या होता है, डीपी बाई dt। अब आप बात कर रहे हो किसके लिए, सिस्टम के लिए, ध्यान रखना आप किसकी बात कर रहे हो, सिस्टम की बात कर रहे हो। तो यहां पर एफ एक्सटर्नल नेट आएगा, वो किस पे आएगा, सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स है, वो सिस्टम के रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के इक्वल होगा न्यूटन सेकंड लॉ से। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे कितना है, 0, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ये किसकी बात कर रहे हैं, ऑन ए सिस्टम, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम कितना है, 0। तो आप कहोगे फिर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम तो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, और नहीं होगा तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब यहां पर पी सिस्टम आपका m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, यानी इन सबका टोटल सम, इन सबका टोटल सम क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। अब ये देखो क्या कहा मैंने, अगर सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, अगर सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इस सिचुएशन के अंदर सिस्टम का, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, देखो ऐसे समझो इसको कि अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये क्या है कि प्रोटॉन है, पी क्या है कि प्रोटॉन। इन दोनों को आपने रिलीज किया। अब बताओ इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को खींचेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को खींचेगा, यही होगा ना। जैसे हमने कहा कि यहां पे एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इन दोनों को आपने एक सिस्टम मान लिया। क्या मान लिया, एक सिस्टम मान लिया। दोनों को आपने छोड़ा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं तो दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे। पहले रेस्ट में थे फिर चल रहे हैं, तो बताओ यहां पर इस चीज को आप अप्लाई करोगे तो आप कहोगे देखो इस इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को आपने क्या किया, रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर रिलीज्ड। तो इनिशियल में बताओ इसका लीनियर मोमेंटम भी 0 है, इसका भी 0 है, तो सिस्टम का इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है, 0 है। सिस्टम का इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है,
जीरो है, रिलीज किया है तो हम क्या कहेंगे यहां पे, हम कहेंगे देखो पी इनिशियल सिस्टम, ये कितना है, जीरो। तो इसका मतलब अगर आपने इसको सिस्टम मान लिया है तो, और यहां पे देखो ये जो फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे दोनों पे, ये बताओ ये सिस्टम के अंदर ही आ गया ना, इसने जो फोर्स इस पे लगाया उतना ही फोर्स इसने लगाया, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, या कहेंगे ये फोर्स एक्शन रिएक्शन का पार्ट है, इसलिए ये सिस्टम के अंदर आ गया है, तो इन दोनों का नेट तो कितना हो जाना है, जीरो हो जाना है, या ऐसे कहेंगे ये सिस्टम के अंदर आ गया है एक्शन और रिएक्शन दोनों, तो ये बन जाएगा आपका इंटरनल फोर्स, और इंटरनल का नेट कितना होता है, जीरो। तो आपके सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो है, और नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हर टाइम लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे। अब देखो लीनियर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो बताओ हर टाइम लीनियर मोमेंटम को जीरो होने के लिए जितना इसका लीनियर मोमेंटम राइट साइड होगा उतना ही इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, यानी दोनों का लीनियर मोमेंटम एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड में सेम होगा। इसलिए दोनों का लीनियर मोमेंटम नेट कैलकुलेट करोगे सिस्टम का तो नेट लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। सिस्टम का नेट लीनियर मोमेंटम कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। इसका मतलब यहां पे ये बताओ कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम हम देखें, हमने कहा एक बात तो क्लियर है, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, ठीक है, क्या इंडिविजुअल पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है क्या, तो हम कहेंगे इंडिविजुअल का कंजर्व नहीं रहता है, यानी इंडिविजुअल के मास और वेलोसिटी का जो मल्टीपल है वो कांस्टेंट नहीं रहता, यानी कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम चेंज हो सकता है। और देखो इंडिविजुअल्स की वेलोसिटी, देखो पहले रेस्ट में थे, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, अब चल रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर है ना, तो इसका मतलब यहां पर इस सिस्टम के पास क्या आ गई है, काइनेटिक एनर्जी आ गई है। तो आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, तो हम कहते हैं डब्ल्यू टोटल, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए, डब्ल्यू टोटल, डब्ल्यू एक्सटर्नल तो जीरो है लेकिन डब्ल्यू इंटरनल का वर्क डन आया यहां पे, और इन इंटरनल फोर्सेस ने जो वर्क किया वो किसके बराबर आ गया, आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ गया। यानी यहां पर इंटरनल फोर्सेज के वर्क डन की वजह से सिस्टम के पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई है। तो यहां से आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है क्या, इफ net external force on a system of particles is zero then linear momentum of system is constant, सिस्टम का linear momentum वो क्या रहता है, constant रहता है, ठीक है। internal forces cannot change linear momentum of system, क्योंकि internal forces का वैसे नेट जीरो होता है, तो जब तक कोई external force नहीं लगेगा सिस्टम का linear momentum change नहीं होगा। Internal forces can change kinetic energy of system and work done by internal force is equal to change in kinetic energy। जो अभी हमने बात कही कि W internal इज इक्वल टू क्या बन जाता है, यहां चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाता है। और दूसरी ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज, आगे वाला पॉइंट क्या ध्यान रखोगे, ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स का जो इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम है ये चेंज हो सकता है, बट वेक्टर सम ऑफ देयर इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम चेंज हो सकता है बट सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। तो ले देखिए बात ये रही, जब सिस्टम की बात हो रही है ठीक है, तो आप कहोगे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। दूसरा, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम चेंज हो सकता है क्योंकि उन पर इंटरनल फोर्सेज काम कर रहे होंगे तो चेंज हो सकता है। सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी आ सकती है क्योंकि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी। सिंगल पार्टिकल के लिए बात करें तो वहां m इंटू वी होता है, इसलिए स्पीड भी कांस्टेंट हो जाती है एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने पे, इसलिए वहां काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाती है और लीनियर मोमेंटम भी आपका कांस्टेंट हो जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं, देखो ये तो वही बात है, ठीक है। इसके बाद में देखो हम क्या कहते हैं कि इसके कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड हमारे सिलेबस में क्या क्या एग्जांपल्स है, किस किस तरीके के क्वेश्चंस है वो बनते हैं, उनको क्या करेंगे हम रिलेट करेंगे। तो देखो सबसे पहला एप्लीकेशन है गन बुलेट सिस्टम। क्या है? गन बुलेट सिस्टम। अब देखो गन है, ये गन इनिशियल में क्या है? रेस्ट में है, ठीक है। तो बताओ इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना होगा? जीरो। आप कहोगे यहां पे गन है, इसके अंदर बुलेट्स है, ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट में है, रेस्ट में तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या हो गया? जीरो हो गया। चलो ठीक है, अब यहां पर हल्का सा ट्रिगर करते हैं। क्या करते हैं? हल्का सा ट्रिगर करते हैं। बुलेट निकलती है बाहर, ठीक है, बुलेट निकलती है बाहर। तो यहां पर ये बताओ कि आपने हल्का सा बस ट्रिगर किया, कोई सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, और सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, तो यहां पर आप कह सकते हो कि यहां पे इस जगह पे आप क्या अप्लाई कर सकते हो? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हो। तो आप कहोगे इनिशियल में लीनियर मोमेंटम जीरो। अब इसके अंदर आपको ये मान के चलना है एक ही बुलेट है, ठीक है, और हम ये कह रहे हैं इस बुलेट का मास mb है और इस गन का मास mg है। mg किसका मास है? गन का। mb किसका मास है? बुलेट का। ये एक ही बुलेट थी इसके अंदर। जैसे ही बुलेट फायर हुई, अब बताओ बुलेट के पास उस तरफ वेलोसिटी है, यानी उस तरफ मोमेंटम है। अब अगर दो ही ऑब्जेक्ट है, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जीरो होना है, तो अगर एक का लीनियर मोमेंटम राइट साइड है तो जीरो होने के लिए दूसरे का लीनियर मोमेंटम उसके अपोजिट होना पड़ेगा। दूसरे का लीनियर मोमेंटम उसके अपोजिट होना पड़ेगा, यानी एक का इस तरफ है तो दूसरे का इस तरफ होना पड़ेगा और बराबर होना पड़ेगा, बराबर है होना पड़ेगा, क्योंकि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो तो तभी मिलेगा कि जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड में बराबर हो। तो यहां से आप कहोगे कि इसका जितना लीनियर मोमेंटम इधर होगा बुलेट का, इस गन का भी लीनियर मोमेंटम उतना ही इधर होगा। तो हमने कहा बुलेट का लीनियर मोमेंटम इधर P है, तो गन का भी इधर लीनियर मोमेंटम कितना है? P है। इतना क्लियर हुआ सबको? अब देखो ये इसका मास है, ये इसकी अपने वेलोसिटी एज्यूम कर ली, ये इसका मास है, इसको बोलते हैं रिकॉइल स्पीड। गन की रिकॉइल स्पीड मतलब बुलेट फायर करने के बाद में गन के पास अपोजिट डायरेक्शन में कितनी स्पीड आई है। अब बताओ एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसलिए अपन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अब लगा लेंगे। इनिशियल में सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कितना था? जीरो, तो फाइनल भी कितना होगा? जीरो। तो हमने कहा इनिशियल में जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो करोगे, या क्या कहोगे? इनिशियल में जीरो तो दोनों ये बराबर ही होने हैं मैग्नीट्यूड में, तो हमने कहा दोनों का लीनियर मोमेंटम क्या कर दो? इक्वल और अपोजिट कर दो। तो इसका जितना लीनियर मोमेंटम गन का है मैग्नीट्यूड वाइज, उतना ही लीनियर मोमेंटम किसका है? बुलेट का। तो लीनियर मोमेंटम हो जाएगा आपका mv, तो मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, और मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इन दोनों को बराबर कर लेंगे। और यहां से आपको जिसकी वेलोसिटी, जैसे मान लो बुलेट की वेलोसिटी दे रखी है, गन की वेलोसिटी पूछी है, दोनों के मास दे रखे हैं, तो यहां से आप क्या कर सकते हो? जो भी अननोन होगा उस अननोन को सॉल्व कर सकते हो। तो एक तो क्वेश्चन रिलेट यही होता है कि अगर बुलेट को क्या किया? फायर किया गन से, तो बुलेट इतनी स्पीड से बाहर निकली है, ठीक है, तो वहां पर आपकी गन के पास कितनी रिकॉइल स्पीड आएगी? तो सीधा सा यहां से अप्लाई करते हो कि आप दो ही पार्टिकल इनिशियल रेस्ट में अगर है, तो हम कहते हैं यहां से क्या, जितना इसका लीनियर मोमेंटम इधर उतना इधर, दोनों के mv को बराबर कर दो और अननोन को आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। सेम इसी तरीके से अब यहां पे हम कहते हैं कि बताओ सिस्टम पहले रेस्ट में था, काइनेटिक एनर्जी कितना? जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितना? जीरो। अब ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर लिखूंगा तो मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर,
इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, या इसको मोमेंटम में लिखो कि दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो सेम है, उसको हमने पी और पी एज्यूम कर लिया, तो हमने कहा पी स्क्वायर बाई 2 एम गन और पी स्क्वायर बाई 2 एम बुलेट, यही तो है। और हमने कहा यही तो काइनेटिक एनर्जी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई है? तो आप कहोगे कि भी लास्टिंग स्लाइड में तो आपने बताया था कि इंटरनल फोर्सेज के वर्क डन से यहां पर काइनेटिक एनर्जी आती है, इंटरनल फोर्सेज के वर्क डन से यहां पर काइनेटिक एनर्जी आती है। बट कई बार क्वेश्चन देखो कई जगह ऐसे भी होता है कि बताओ किस एनर्जी का कन्वर्जन हुआ, किस एनर्जी का कन्वर्जन से, क्योंकि टोटल एनर्जी यूनिवर्स की क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सारी की सारी एनर्जी देखोगे तो कांस्टेंट रहती है, एक का ही तो दूसरे में कन्वर्जन हुआ है। तो यहां से हम कहते हैं क्या कि हियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीज, ए पोटेंशियल एनर्जी इज एज्यूम्ड टू बी constant, then mechanical energy is equal to kinetic plus potential will also increase. However, energy is always conserved. Here chemical energy of gunpowder, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां से ध्यान रखना कि जो इसके अंदर एक गन पाउडर होता है, ध्यान रखना क्या होता है, गन पाउडर, उस गन पाउडर की जो केमिकल एनर्जी है इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जो गन पाउडर है उस गन पाउडर की जो केमिकल एनर्जी होती है उस केमिकल एनर्जी का यहां काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्जन होता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तीसरा देखो ये होता है कि यार ये बताओ दोनों का मोमेंटम बराबर है, ठीक है, मास दोनों का अलग अलग है, बुलेट का मास छोटा सा होता है, थोड़ा सा होता है, ठीक है, और गन का मास ज्यादा होता है बुलेट के कंपैरिजन में, तो किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा जाएगी, कम जाएगी? ऑब्वियसली स्पीड की बात करते हो तो स्पीड को तो आप रिलेट कर लेते हो सीधा किससे, हाफ क्या नाम है तुम्हारे पास की दोनों का पी बराबर है, ठीक है, तो जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। P इक्वल टू mv से आपको पूछा जाए बताओ गन और बुलेट में से मैथमेटिकली रिलेट करके बताओ कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो आप कहोगे दोनों का mv बराबर है, जिसका मास कम उसकी स्पीड उतनी ज्यादा। बुलेट का मास बहुत कम होता है इसलिए उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर से अगर आप रिलेट करने गए तो मास एक का ज्यादा दूसरे का वी कम, एक में मास कम दूसरे में वी ज्यादा, एक में मास ज्यादा दूसरे में वी कम, तो एक ज्यादा और कम वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होगा तो हाफ mv स्क्वायर से आप रिलेट नहीं कर पाओगे। तो फिर हम क्या कहते हैं, यहां पे p सेम है, मोमेंटम दोनों का सेम है मैग्नीट्यूड में, तो हम कहते हैं देखो काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाई 2m है ना। अब बताओ p दोनों का सेम है, इसका मतलब जिसका मास कम उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। तो जब आपको रिलेट करना है किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा जाएगी तो आप क्या कहोगे, यहां से आपको रिलेट करना है k इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m या k इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। p दोनों का मैग्नीट्यूड में सेम है इसलिए काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगी, यानी कि जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतना कम होगी। यानी कि आप क्या कहोगे, गन का मास बहुत ज्यादा होता है बुलेट से इसलिए काइनेटिक एनर्जी बुलेट की क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, किससे, गन से। अब कई बार देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक क्या हुआ कि टॉप से गोला छोड़ा गया और एक्सप्लोजन में इतना एनर्जी रिलीज हुई, तो बताओ गोले के पास कितनी एनर्जी गई है, ठीक है, टॉप के पास कितनी एनर्जी गई है, या यहां हम कहें कि जो केमिकल एनर्जी रिलीज हुई है, केमिकल पाउडर से जो एनर्जी रिलीज हुई है उसका कुछ पार्ट किसके पास गया, बुलेट के पास, और कुछ पार्ट किसके पास गया बताओ, ये कुछ पार्ट गया आपके पास, किसके पास है, कुछ पार्ट गया है आपका यहां पे गन के पास, कुछ पार्ट बुलेट, कुछ गन के पास। किसके पास कितना गया, जैसे बोल दिया कि बताओ इतना एनर्जी रिलीज हुई है, बताओ गन के पास कितनी एनर्जी गई है और बुलेट के पास कितनी एनर्जी गई है। तो देखो यहां से ये बताओ काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो इनवर्स ऑफ मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ मास। तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन, इनका रेशियो बनेगा, आपका इनवर्स करोगे तो मास ऑफ गन रेशियो मास ऑफ बुलेट उल्टा हो जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी बुलेट के पास उतनी ही ज्यादा जाएगी जितना ज्यादा गन का मास होगा,
और गन के पास काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा जाएगी जितना बुलेट का मास होगा। अब आप लोगों को क्या है कि रेशियो में बंटवारा करना आता ही है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखो कि अगर मुझे क्या करना है, 100 रुपीज को बांटना है। क्या करना है मुझे, 100 रुपीज को बांटना है। यहां पे मैं कहूंगा 100 रुपीज को ए और बी में आपको बांटना है। किस रेशियो में, ये आपको बांटना है 1:3 में। ठीक है, तो आपके पास तरीका क्या होता है, आप कहोगे इसके पास कितने रुपए जाएंगे, इसका रेशियो अपॉन टोटल सम रेशियो का, तो कितना हो गया 4 इंटू मल्टीप्लाई क्या कर देते हो 100 से, तो इसके पास चलेंगे 25। इसके पास कितने जाएंगे, तो आप कहोगे 3 डिवाइडेड बाई टोटल सम ऑफ रेशियो इंटू 100, तो इसके पास कितना चले गए 75 चले गए। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, ये बंटवारा कर सकते हो। ये बंटवारा करना आपको आता है या आना चाहिए। क्या तरीका है कि अगर किसी क्वांटिटी को 2 में बांटना है तो पहले उनका रेशियो देख लो। ठीक है, अब ए के पास कितना जाएगी वो क्वांटिटी, तुमने कहा इसका रेशियो 1 है, तो जिसका रेशियो उसका रेशियो लिख लो, अपॉन में रेशियो का सम लिख दो। अब किसको बांटना है 100 को, तो 100 को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके पास आ गया 25। इसका लिखेंगे तो यहां पर कितना 3, तो 3 इसका रेशियो अपॉन टोटल सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई जिसको बांटना है उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यही जो अप्रोच है ना वो यहां लगाते हैं। हम कहते हैं कि मान लो इफ एनर्जी रिलीज्ड इज ई, इस एक्सप्लोजन में कितना एनर्जी रिलीज हुई, तुमने कहा मान लो एनर्जी ई रिलीज हुई। अब ई एनर्जी अगर रिलीज हुई है तो बुलेट के पास कितनी गई है और गन के पास कितनी गई है। अगर इसको रिलेट करें तो मैंने कहा यार कि अगर गन की काइनेटिक एनर्जी मुझे लिखनी है तो बताओ गन वाली काइनेटिक एनर्जी ये रही, इसमें रेशियो किसका है mb, इसका रेशियो कितना है, गन वाली काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो इसका रेशियो है mb, तो ऊपर आएगा mb अपॉन में टोटल दोनों रेशियो का सम, तो दोनों रेशियो का सम लिखोगे तो यह आ जाएगा mb प्लस mg, और मल्टीप्लाई जिसको बांटना है, कौन सी एनर्जी को बांटना है, E को बांटना है कि यहां गन के पास कितना गई है, तुमने कहा इसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बुलेट के पास कितना गई है, तो आप कहोगे बुलेट के पास, बुलेट वाले में रेशियो क्या बना है mg बना है, तो आप कहोगे ऊपर mg अपॉन mb प्लस mg इनटू ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से आपके पास मिल जाएगा कि इस बुलेट के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी गई है। मतलब फाइनल कंक्लूजन देखो सीधा सा ये है कि कई बार आपको क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि इतना एनर्जी रिलीज हुई है तो बताओ बुलेट के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी गई, तो कुछ नहीं करना, हम कहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो यहाँ पे इनवर्स ऑफ मास है। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ मास में रेशियो को बांट दो, बांट के हम सीधा सा कह सकते हैं कि अगर बुलेट की लिख रहे हैं तो ऊपर मास गन का जाएगा अपॉन टोटल मास, और जिसको बांटना उसको लिख दो, और अगर सॉरी बुलेट की लिख रहे हैं और गन की लिख रहे हैं तो इसका मतलब दूसरे वाले का मास बुलेट का मास अपॉन टोटल मास इनटू इससे मल्टीप्लाई कर दोगे और इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे देखो इसी के बेसिस पे देखो एक बार नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो क्या कहा है यहां पे, इन्होंने बोला है ए सेल ऑफ मास 200 ग्राम। ठीक है, एक सेल है, गोला है, ठीक है, of mass 200 ग्राम is ejected from a gun of mass 4 kg। एक 4 kg की गन है। ठीक है, तुमने कहा एक ये तुम्हारे पास गन हो गई है, इस गन से क्या हुआ, एक 4 kg का गोला बाहर निकला, ये है गोला बाहर निकला और इस गोले का गन का मास दे रखा है 4 kg और इस गोले का मास ग्राम में लिखोगे तो 0.2 kg हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि बाय एक्सप्लोजन एन एक्सप्लोजन दैट जनरेट 1.05 किलो जूल ऑफ एनर्जी, इस एक्सप्लोजन के अंदर जो एनर्जी जनरेट हुई है, इस एक्सप्लोजन के अंदर जो एनर्जी जनरेट हुई है जिसको हम बोलते हैं ई से हमने लिखा, ये इन्होंने लिखा 1.05 किलो जूल, इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1050 जूल, इतना एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, अब यहां से देखो आगे क्या बोला इन्होंने, बाय एन एक्सप्लोजन दैट जनरेट 1.05 किलो जूल एनर्जी
द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेल, सेल की इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब ये इससे बाहर निकला है, ठीक है, बुलेट जी, बुलेट है मान लो, सेल मान लो, ये जो बुलेट है, सेल है, ये इससे बाहर निकली है, तो इसकी स्पीड कितना होगी, ये इन्होंने पूछा है। अब बताओ यहां से इसकी, अगर आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हो तो इसका मास है, ठीक है, इसका मास है, दोनों में से एक की वेलोसिटी चाहिए। अगर आप m1 v1 इक्वल टू m2 v2 पे जाते हो तो आपने कहा यहां तो v1 और v2 दोनों ही क्या है, अननोन है, मतलब उससे तो डायरेक्ट बात बनने वाली नहीं है। पर अगले ने यार यहां पे रिलीज एनर्जी दी है ना, तो हमने कहा अगर इसके पास, इसमें से इसके पास कितना एनर्जी जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, अगर वो मैं कैलकुलेट कर लूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को किसके बराबर कर दूंगा, बोलो, हाफ mv स्क्वायर के बराबर कर दूंगा। काइनेटिक एनर्जी आ गई तो उसकी स्पीड आ जाएगी। तो मैंने कहा यहां पे इसको मैं बुलेट की तरह ट्रीट कर लेता हूं और इसको मैं किसकी तरह ट्रीट कर लेता हूं, गन की तरह। किसकी तरह ट्रीट कर लेता हूं, गन की तरह। तो मैंने कहा यहां पे काइनेटिक एनर्जी मुझे स्पीड बुलेट की निकालनी है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी बुलेट की लिखूंगा। तुम कहेगा यहां पर मास आता है आपका गन का अपॉन मास ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू रिलीज्ड एनर्जी। फिर यहां से हम क्या कहते हैं, यहां पे बताओ कि हमें तो स्पीड चाहिए, तो मैंने कहा हाफ एम, मास किसका, बुलेट का, बुलेट का मास कितना बोलो 0.2 इनटू वी बुलेट का स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ गन, गन का मास कितना दिया है यहां पे 4 kg, कितना दिया है 4 kg, अपॉन दोनों को ऐड करोगे 4 प्लस 0.2 kg इनटू रिलीज्ड एनर्जी कितना है 1050। तो यहां से ये आपके पास देखो बना 0.1, ठीक है, तो मैंने कहा यहां से आपके पास बना है वीबी का स्क्वायर 0.1, मतलब एक तरीके से आपका 1/10 आ गया। ये कहोगे एज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय ये 4.2 है और मल्टीप्लाई बाय 1050। अब बताओ यहां से पॉइंट को हटाओगे, ये आपका 10, ठीक है। यहां से हम क्या कहते हैं 21 से डिवाइड करते हैं, तो इसको ये आपके पास कितना आ गया 2 और ये आपके पास 5 आ गया, तो यहां से 50 हो जाएगा। अब बताओ यहां पे ये आपके पास कितना है, यहां पे देखो 50, इसको यहां से डिवाइड करोगे ये आपके पास 20, तो यहां से सोल्व करने पर ये आपके पास कितना बना है, देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 2 0, तो वीबी स्क्वायर बाई 10 इज इक्वल टू 1000 है, तो वीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा आपका 1 0 और आएगा, तो 10,000 स्क्वायर हटाओगे तो सामने क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो वीबी की जो वैल्यू है ये बन जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमारे पास इस सेल की स्पीड आ गई है, इस सेल की स्पीड हमारे पास आ गई है कितना 100 मीटर पर सेकेंड, यानी आपका ऑप्शन थर्ड क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखो तो आगे वाला अपना पॉइंट है, ये क्या है, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। क्या है, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। देखो तुम्हारे पास सिचुएशन ये रहेगी कि कोई बॉम्ब है, या तो वो चल रहा है, बॉम्ब मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसे समझ लो कि या तो वो चल रहा है या वो रेस्ट में है, ठीक है। अब वो सडनली क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया, सडनली क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया, तो उस तरीके की सिचुएशन से आपको क्या होगा, क्वेश्चन को रिलेट करना होगा। तो हमने कहा देखो यहां पे यार ये एक ऑब्जेक्ट है या बॉम्ब है, ठीक है, इसे का मास मान लेते हैं एम है, क्या है, एम है, और ये इनिशियल में क्या है, रेस्ट में, ये रेस्ट में भी हो सकता है और चलता हुआ भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तुमने कहा ये इनिशियल रेस्ट में है और अचानक क्या हुआ, कुछ हुआ इस पे, कोई यहां एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ध्यान रखना कोई एक्सटर्नल फोर्स यहां नहीं है, अचानक इंटरनली इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ कि ये फट गया, ठीक है। अब हमने कहा यहां पे फटा है, एक्सप्लोड हुआ है, तो पहले हम कह रहे हैं कि इसका एक्सप्लोजन है, वो एक्सप्लोजन कितने पार्ट में हुआ है, 2 पार्ट में हुआ है। कितने पार्ट में हुआ है, 2 पार्ट में। तुमने कहा चलो ठीक है 2 पार्ट में एक्सप्लोजन हुआ, अगर ये इनिशियल रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम बताओ क्या लिखोगे, 0। इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। तो आप कहोगे 2 पार्ट में अगर ब्रेक हुआ है ये,
तो हमने कहा ये पार्ट इधर v1 से चला गया और ये इधर v2 से चला गया। दोनों का अपोजिट चलना यहां जरूरी है। क्यों? क्योंकि पहले लीनियर मोमेंटम जीरो तो बाद में भी जीरो होना चाहिए, और दो वेक्टर का लीनियर मोमेंटम जीरो तभी हो सकता है जब दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो, और दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो। तो हमने कहा यहां पे देखो, जितना इसका लीनियर मोमेंटम इधर होगा उतना इसका इधर होगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या कहोगे कि एक्सप्लोजन इज ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज। एक्सप्लोजन है वो इंटरनल फोर्सेज की वजह से है, तो एक्सटर्नल नेट फोर्स कितना है? जीरो है, इसलिए सिस्टम का यहां लीनियर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का जितना होगा उतना फाइनल होगा। अब यहां पे हम मान के चल रहे हैं कि इनिशियल में जीरो है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहां पर इन दोनों का पी बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड तो बराबर है। तो आप m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 करके यहां से क्या कर सकते हो? किसी अननोन को कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे पीछे वाले पार्ट में था। ठीक है, उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में जीरो थी, बाद में कितना आ गई? काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, इसको p स्क्वायर बाई 2m1 प्लस p स्क्वायर बाय 2m2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर इनिशियल में आपके पास वेलोसिटी दे रखी होती तो आप फिर क्या करते कि p इनिशियल m इंटू v इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 लिखते। तो पहले एक बार देख लिया करो क्वेश्चन के अंदर कि इनिशियल में वो चल रहा है या रेस्ट में है। ठीक है, फिर हमने कहा यहां पे देखो, अगर एक्सप्लोजन 2 की बजाय 3 में हो जाता, अगर एक्सप्लोजन 2 की बजाय कितने में हो जाता? 3 में हो जाता, तो बताओ यहां पर हम कहते हैं इनिशियल में रेस्ट में है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? जीरो। तो ये बताओ एक्सप्लोजन तो किसकी वजह से है? इंटरनल फोर्सेज की वजह से। तो यहां पर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहना है? कंजर्व रहना है, और कंजर्व रहना है तो इसका मतलब हमने कहा इसका मोमेंटम अगर मैं P1 लिखूं, इसका मोमेंटम एक्सप्लोजन के बाद P2 लिखूं और इसका P3 लिखूं, तो मैं कहूंगा यहां पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में अप्लाई करूं तो P इनिशियल सिस्टम इज इक्वल टू P फाइनल सिस्टम कहूंगा ना। फिर मैं कहूंगा ये बताओ इनिशियल में तो ये रेस्ट में था, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है? जीरो, तो फाइनल भी कितना होगा? जीरो होगा, यानी तीनों का नेट सम कितना आना है? जीरो आना है। और तीन वेक्टर का अगर रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, इसका मतलब तीनों के तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, तीनों के तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, यानी तीन वेक्टर का सम अगर जीरो आ रहा है रिजल्टेंट, तो इसका मतलब यहां पर P1 P2 P3 तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे, यानी हम कहेंगे P1 P2 P3 आर कोप्लेनर, तीनों के तीनों क्या है? एक ही प्लेन में होने वाले हैं। ठीक है, अच्छी बात है। काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर हाफ m3 v3 स्क्वायर, इसी तरीके से मोमेंटम के रूप में लिखा जा सकता है। सीधी सी बात यह है कि एक्सप्लोजन वाला केस है। ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स यहां पर है नहीं, इसलिए अपन बोलते हैं एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्सेज की वजह से होता है, इसलिए आप यहां पर इन क्वेश्चन को टैकल करोगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से है। किससे रिलेट करोगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से इन क्वेश्चंस को आप रिलेट करोगे। जैसे देखो क्वेश्चंस करते हैं इसको, ठीक है, तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि ए बॉम्ब ऑफ मास 4 kg, एक बॉम्ब है जिसका मास कितना 4 kg है, इज इनिशियली एट रेस्ट, ये इनिशियल में किस में है? रेस्ट में है, इज एक्सप्लोडेड टू फ्रेगमेंट्स 1 kg एंड 3 kg रेस्पेक्टिवली, यानी कि 4 kg का मास इनिशियल में रेस्ट में था, तो आपने कहा ये 4 kg है, ये आपका रेस्ट में है, सडनली इसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ, किस किस में बट गया? 1 और 3 में बट गया। ठीक है, अब इसने बोला है कि 1 kg एंड 3 kg रेस्पेक्टिवली, इफ 3 kg इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो हमने कहा एक ये 3 kg है, इसकी स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ 2 में बटा है, तो दोनों की वेलोसिटी के डायरेक्शन अपोजिट होना जरूरी है, क्योंकि इनिशियल लीनियर मोमेंटम जीरो है, तो फाइनल भी क्या होगा? जीरो होगा। हमने कहा इसकी स्पीड मान लेते हैं कितना है? v, कितना मान लेते हैं? v है। तो बताओ यहां से क्या हम v कैलकुलेट कर सकते हैं? जी सर, कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या करना है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है, या तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 कर दो,
या क्या कहोगे, इनिशियल लीनियर मोमेंटम आपका जीरो है तो फाइनल भी क्या होगा, जीरो। राइट साइड को पॉजिटिव मानूंगा तो मैं कहूंगा इसका लीनियर मोमेंटम प्लस के साथ लिखूंगा m इंटू वी, तो लेफ्ट साइड नेगेटिव आ जाएगी, उसका मास इंटू उसकी वेलोसिटी। तो ये आपके पास v इज इक्वल टू कितना बन गया, 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड v आपके पास आ गया। ठीक है, या सीधा भी आप दो है इसलिए m1 v1 इक्वल टू m2 v2 से कैलकुलेट कर सकते थे। हमने कहा वेलोसिटी आ गई फ्रेगमेंट की। ऑल्सो फाइंड वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताओ कितना है, जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो। तुमने कहा W इंटरनल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिख दो सिंपल सा। तुमने कहा हाफ, थर्ड वाले की लिखता हूं तो m इंटू वी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये। दूसरे वाले की हाफ, m कितना है 1, v कितना हो गया आपका 30, तो 30 का स्क्वायर। तो बोलाओ यहां से आपके पास W इंटरनल पूछे, कितनी काइनेटिक एनर्जी आई है सिस्टम के पास वो पूछे। 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 3, 300 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 150 प्लस 300, या इसका हो जाएगा आपका 30 का 900 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 450 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमने कहा यहां पे दोनों को ऐड करोगे तो ये बन गया आपके पास 600 जूल। कितना आ गया है, 600 जूल। यानी कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज, या सिस्टम के पास कितना काइनेटिक एनर्जी आ गई है, ये आ गई है 600 जूल आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, नीट में तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। क्या करता है ये, इनिशियल में रेस्ट में रखता है किसी बॉम्ब को या ऑब्जेक्ट को और 3 फ्रेगमेंट में बांट देता है। कितने में, 3 में, और 2 हमेशा जाते हैं परपेंडिकुलर। 2 कैसे जाते हैं, परपेंडिकुलर। इस टाइप का क्वेश्चन तुम बहुत सारी जगह देखोगे। ठीक है, अब तरीका देखो वैसा ही है सबका कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है। पढ़ो देखो क्वेश्चन में क्या कहा आपसे। क्वेश्चन में कहा है कि ए बॉम्ब इज एक्सप्लोडेड, एक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है into 3 parts having mass in ratio 1:1:3। ठीक है, the equal masses flies off in mutually perpendicular directions with speed 8 and 6 meter per second। find speed of third fragment, थर्ड फ्रेगमेंट की कितना स्पीड आई है, ये इन्होंने बोला है। अब मुझे बताओ, कुछ नहीं करना आपको, ये रेशियो दे रखा है ना मास का, तो मैं ऐसे काम कर लेता हूं कि इसका मास अगर मैं कहता हूं m है, इसका मास अगर मैंने कहा पहले का m, पहले का मास कितना m, तो देखो दूसरे का मास भी m हो जाएगा और तीसरे का कितना हो जाएगा 3m। ठीक है, 1:3 दे रखा है, तो मैंने क्या तीनों फ्रेगमेंट का मास लिखूंगा तो m और 3m हो जाएगा। चलो ठीक है, अब यहां पर हमने कहा, यहां पे देखो कि जो इक्वल मासेज है वो फ्लाई ऑफ करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इक्वल मासेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ कर रहे हैं। तो ये बताओ यहां से कि मैंने कहा इक्वल मास m, एक जा रहा है स्पीड कितने से 8 मीटर पर सेकेंड से, हमने कहा ये बना दिया 8 मीटर पर सेकेंड। दूसरा जा रहा है ये आपका 6 मीटर पर सेकेंड से। अब बताओ यहां पे एक्सप्लोड हुआ। ठीक है, ए बॉम्ब इज एक्सप्लोडेड, ये इनिशियल में आपको रेस्ट में माना है। ए बॉम्ब इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट, ये आपको दे रखा है कि इनिशियल में किसमें है, रेस्ट में है। ठीक है, तो इनिशियल रेस्ट में था तो इसका मतलब पी इनिशियल कितना होगा 0, तो पी फाइनल को भी कितना होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ एक आपके पास लीनियर मोमेंटम इधर बना। ठीक है, P1 कितना बना m v8 है, तो ये बन गया आपका 8m, ये बना। दूसरा लीनियर मोमेंटम का वेक्टर आपके पास इधर बना P2,
ये बना मास m, वेलोसिटी 6, तो 6 से m बना। अब बताओ कि P इनिशियल 0 है तो आपका P फाइनल भी तो सिस्टम का कितना होगा, 0 होगा ना। P फाइनल भी सिस्टम का कितना होगा, 0 होगा, और P फाइनल सिस्टम का 0 होगा। तो यहां पे 3 वेक्टर आपके पास हो जाएंगे। देखो, एक P1, एक P2। अगर सिस्टम के लिए तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आना है तो इसका मतलब तीसरे की मजबूरी है कि जिस तरफ इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, जिस तरफ इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा उसके अपोजिट जाना, तभी तो इनका नेट क्या बनेगा, 0 बनेगा। दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा कि तीसरा कैसे जाएगा, यह कैसे डिसाइड होगा कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट मोमेंटम है वो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं बीच में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा कहीं पे। ठीक है, चलो अच्छी बात, हमने कहा इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम बीच में आ गया इस तरफ। ठीक है, ये इस तरफ आया, इस तरफ कितना आया, तो दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 6m का स्क्वायर, 6m का स्क्वायर प्लस 8m का स्क्वायर, 6m का स्क्वायर प्लस 8m का स्क्वायर। तो आपने कहा ये तो कितना बन जाएगा, 10m। ये इन दोनों का रिजल्टेंट बना। ठीक है, तीसरे की मजबूरी है कि वो इसके अपोजिट जाए और इतने ही मैग्नीट्यूड से जाए, तभी तो क्या होगा, नेट मोमेंटम 0 बनेगा। तो हमने कहा तीसरे की मजबूरी है m3 की, किसकी, m3 का मास कितना है, 3m, तो 3m की मजबूरी हो जाती है इसके जस्ट अपोजिट जाना, इसके जस्ट अपोजिट जाना। तुमने कहा इसका तीसरा मोमेंटम mp3 कितना होगा, इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी, इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी, ये होगा। तो अब बताओ यहां से अगर मैं कहूं यहां पे कि मुझे v3 चाहिए, क्या चाहिए मुझे, v3, तो मैं क्या बोलूंगा, बताओ इन दोनों को आपने रिप्लेस कर दिया इससे, किससे रिप्लेस कर दिया, इससे, तो जितना लीनियर मोमेंटम ये है, जितना लीनियर मोमेंटम ये है उतना ही लीनियर मोमेंटम ये है ना, जितना लीनियर मोमेंटम ये है उतना ही लीनियर मोमेंटम ये है। इसका मतलब P3 की वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए, और इसके इक्वल आनी चाहिए तो मैं कहूंगा यहां से P3 आपका कितना है, 3m इंटू v3 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 10m के। तो m से m आपका कैंसिल आउट, और यहां से v3 की वैल्यू आ गई है आपके पास 10/3 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास v आ गया। कई बार ये एंगल पूछ लेता है कि बताओ किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। तो मुझे बताओ अब यहां से अगर आपको एंगल कैलकुलेट करना हो, ये काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता है। अब बताओ आपके पास स्पीड आ गई है तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इसकी लिख लोगे, इसकी लिख लोगे, इसकी लिख लोगे, तीनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपके पास सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आएगी। वही क्या होता है, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स होता है। एंगल की बात कर ले तो अब एंगल में क्या करोगे आप, आपके पास ये एक वेक्टर था, ये एक वेक्टर था, इन दोनों का आपने रिजल्टेंट लिखा ये इधर 10m। तो मैंने कहा यहां से देखो ये आपके पास कितना था, यहां पे इधर वाला 8m और ये इधर वाला मैं सामने लिख देता हूं 6m। फिर हमने कहा यहां से इनका जो रिजल्टेंट है, या ऐसे कहें कि इनका रिजल्टेंट ये है, और तीसरा इसके जस्ट अपोजिट इधर बनेगा। तीसरा क्या बना, इसका जस्ट अपोजिट, ये आपका P1, ये आपका P2 और ये आपका क्या था, ये आपका यहां पे P3, क्या है यहां पे, ये P3 है। तो मैंने कहा यार अगर मैं ये एंगल बता दूं तो सारे एंगल आ जाएंगे ना मेरे पास। ये एंगल आ गया तो मैं बोल दूंगा 180 में से इसको माइनस कर दूंगा मैं। ठीक है, कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, कि यहां से कितने एंगल पे जा रहा है। तो बताओ यहां पे क्या ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो मैं कहूंगा यहां से 10 phi, क्या कहूंगा 10 है phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 6m, बेस कितना है 8m, मतलब 3/4, 3/4 का मतलब 37 डिग्री, यानी phi आपके पास कितना आ गया 37 डिग्री। अगर ये पूछ लेता बताओ तीसरा है
राइट साइड से कितना एंगल पे है, यानी ये एंगल पूछ लेता अगला थीटा, तो मैं कहता 180 माइनस 37 कर दो, 180 माइनस 37 कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो तरीका सीधा सा ये है कि इनिशियल में रेस्ट में रहे, दो पार्टिकल परपेंडिकुलर जाएगी तो दोनों के लीनियर मोमेंटम लिख लो, दोनों की क्या लिख लो, लीनियर मोमेंटम लिख लो, उन दोनों का क्या ले लो, रिजल्टेंट ले लो। अब इनिशियल में जीरो तो नेट को जीरो होना है, बाद में भी नेट को जीरो होना है, तो इन दोनों का नेट लिख के तीसरे को इसके अपोजिट ले जाना है और इसका मोमेंटम बराबर कर दोगे तो स्पीड आ जाएगी, मोमेंटम आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, एंगल डायरेक्शन सब तुम्हारे पास आ जाएगा। जो भी पूछा है वो सारी चीजें आप कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे देखो एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं इसका, इसी पे बेस्ड देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में। इसमें कहा है कि ए बॉम्ब ऑफ मास 6 kg, ठीक है, एक बॉम्ब का मास कितना 6 kg है, इज इनिशियली एट रेस्ट, यानी ये इनिशियल किस में है, रेस्ट में है, इज एक्सप्लोडेड इनटू 3 फ्रेगमेंट्स, ये कितने फ्रेगमेंट में एक्सप्लोड हो गया, 3 में। अब ये देखो कितना देर का इन्होंने 1 kg, 1 kg और 4 kg। ए फर्स्ट टू फ्रेगमेंट are moving with speed 10 meter per second in mutually perpendicular direction, then find velocity of third fragment, also find kinetic energy of system, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी सिस्टम की बतानी है। अब देखो इनिशियल में रेस्ट में है, ठीक है, फाइनल भी किस में होगा, ये रेस्ट में होगा। ऐसे कहीं इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जीरो है तो फाइनल भी क्या होगा, जीरो होगा। तो बताओ वही है कि पहले दोनों 1 1 वाले तुमने कहा एक को इधर बना दो और एक को इधर बना दो, तो आपका P1 है, P1 इसका मास 1, वेलोसिटी कितना है 10, ठीक है, और इसका मास 1, वेलोसिटी 10, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया 10 हो गया। दूसरे का मास 1, वेलोसिटी यही 10 दे रखी है, तो P2 की भी आपका कितना हो गया, यहां से P2 भी आपका हो गया यहां पे 10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है, इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में एग्जैक्ट यहां बनेगा, बराबर बराबर है तो ये बनेगा 10√2 अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, करोगे बराबर होते हैं तो 90 डिग्री पे रिजल्टेंट वेक्टर कितना आता है, √2 टाइम्स आता है, कितना आता है, √2 टाइम्स आता है। तो आपने कहा इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, तो तीसरे की मजबूरी है इसके अपोजिट जाना, कि एक इधर चला गया था एक ऊपर चला गया, तो ये जो P3 होगा, बताओ मास कितना है इसका 4, तुमने कहा 4, वेलोसिटी यहां पे V3 मान लेता है। अब इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल भी क्या होना आपका, जीरो ही होना है। तो हम कहते हैं यहां से बताओ ये जो मोमेंटम इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर और अपोजिट में है, तुमने कहा ये दोनों वैल्यू बराबर कर दो, बराबर करोगे इक्वल करोगे यहां से, तो आपके पास बना ये 4 इंटू V3 इज इक्वल टू 4 इंटू V3 इज इक्वल टू कितना बना, ये 10√2 के बराबर बना है। तो V3 आपके पास आ गया 10/4 इंटू √2 या 5/2 इंटू √2, या इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो 5/√2 मीटर पर सेकेंड। जब V आ गया है, एंगल तो यहां से सीधा दिख रहा है, बराबर बराबर था तो कितने पे जाएगा, ये 45 पे, तो ये आपके पास कितना बन गया, 135 बन गया। काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तीनों की स्पीड पता है, तीनों के मास पता है, तो क्या करोगे यहां से आप हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3v3 स्क्वायर अप्लाई करके तीनों की काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो तो देखो अपना अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में देखो आपसे क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा है कि ए स्टेशनरी बॉम्ब ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन सडनली एक्सप्लोड इन 3 इक्वल फ्रेगमेंट्स, यानी कि एक बॉम्ब है जो हॉरिजॉन्टल पे है और वो सडनली क्या हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है।
चलो ठीक है, इन इक्वल फ्रेगमेंट यानी तीनों का मास सेम है। ऑल दीज फ्रेगमेंट्स स्टार्ट मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ वेलोसिटीज एज शोन इन फिगर। तो उन्होंने कहा इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे देखो, ये पहले रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम कितना था इसका, 0 था, यानी यहां पे अगले ने रेस्ट में दे रखा है तो हमने कहा पी इनिशियल कितना है, 0। पी इनिशियल कितना होगा, 0 होगा। तो आपका यहां पर देखो एक्सप्लोजन है, ठीक है, इंटरनल फोर्सेज की वजह से हुआ, एक्सटर्नल फोर्स कुछ है नहीं, तो हमने कहा पी फाइनल है, ये भी आपका कितना आना है, 0 आना है। तो यहां पर आप क्या करोगे, वही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करोगे, ठीक है। हमने कहा चलो अच्छी बात है। अब इस बार देखो इन्होंने कहा एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इन्होंने एंगल पूछ लिए θ1 और θ2 और यह एंगल कितना ले रखा है, बीच में 90, ठीक है। चलो हमने कहा ठीक है अच्छी बात है, मास तीनों का सेम है, तो हमने कहा मास m m m एज्यूम कर लेते हैं। अब हमने कहा यहां पे देखो इसको हम ड्रॉ करते हैं, ये वेलोसिटी v2 है इधर, ये वेलोसिटी v1 है और ये v3 है। हमने कहा v3 है, इसका यहां से एंगल मान लेते हैं अल्फा, क्योंकि ये एंगल अपने को मिल गया तो हम सारे एंगल बता देंगे, θ1 θ2 सब हम बता देंगे, ठीक है। तो हमने कहा देखो ये एंगल अल्फा है। अब बताओ यहां पे इस वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे तो ये इधर आ जाएगा cos अल्फा और इधर आ जाएगा sin अल्फा, ये हो जाएगा ना एंगल के साथ वाला कंपोनेंट cos और दूसरा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, sin हो जाएगा। अब बताओ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो यहां तो x डायरेक्शन में भी कंजर्व है और y डायरेक्शन में भी कंजर्व है। तो मैंने कहा यहां पे x डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर मैं अप्लाई करता हूं तो बताओ यहां पे इन x डायरेक्शन अप्लाई करता हूं तो मैं कहूंगा कि इसका जितना लीनियर मोमेंटम इधर है उतना ही उसका उधर होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल में x डायरेक्शन में 0 तो फाइनल भी 0 होना चाहिए, तो इसका जितना इधर है उसका उतना अपोजिट में आए तभी तो 0 होगा। तो मैंने कहा यहां से बताओ इसका इधर बनेगा m इंटू v2 और उसका उधर बनेगा m v3 cos अल्फा, m v3 cos अल्फा। अब यहां से m से m तो कट जाएगा और यहां से cos अल्फा या ऐसे कहीं v2 की वैल्यू पुट कर दोगे, v2 कितना आपका √3 और v3 आपके पास कितना है, यहाँ पे देखो 2 है, तो यहां से cos अल्फा आ जाएगा √3/2। अब बताओ √3/2 कब आता है, cos में 30 डिग्री पे, तो आपके पास अल्फा यहां से आ गया कितना, 30 डिग्री। अब अल्फा आ गया तो ये θ2 अगर लिखते हो आप θ2 तो बताओ यहां से यहां तक का एंगल ये 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस अल्फा, तो हमने कहा 90 प्लस 30 120। यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का θ1 बोला है, तो बताओ ये 30 आ गया तो ये 60 बच गया ना, और ये 60 और ये 90 है तो θ1 हो गया 90 प्लस 60, तो ये आपके पास कितना हो गया, 150 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो जाता है।